नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने क्रोनो ज्ञान पर। तो आज हमारा 31 दिसंबर है और 31 दिसंबर से संबंधित सारे टॉपिक हम आज कवर करेंगे, जो वर्ल्ड से हो, इंडिया और राजस्थान, इन तीनों से संबंधित जितने भी टॉपिक है उसे हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं विश्व की खबरों को लेके, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल अफेयर्स है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इसके बाद हिंदी मीडियम वालों के लिए हम करेंगे। देखो, सबसे पहली खबर है आज की, जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है, जिसको आप इंपॉर्टेंट कह सकते हो। ये डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये हमेशा क्या है कि पीस प्राइज के पीछे भागता है। कौन से? नोबेल पीस प्राइज के पीछे। लेकिन इसको नोबेल पीस प्राइज तो नहीं मिला, पर इजराइल पीस प्राइज जरूर मिल गया इसको। इजराइल कह रही है कि हम इसको पीस प्राइज देंगे। किसके लिए? फ्लोरिडा टॉक। एक फ्लोरिडा टॉक हुई थी, उसके बाद इन्होंने निर्णय निकाला था कि हम डोनाल्ड ट्रंप को दे देते हैं इजराइल पीस प्राइज। लेकिन इसको चाहिए क्या? इसको चाहिए नोबेल पीस प्राइज। फिर भी चलो, कुछ तो हाथ लगा इसके। तो इजराइल पीस प्राइज किसके हाथ लगा है? डोनाल्ड ट्रंप के लगा है। और डोनाल्ड ट्रंप कौन है? यूएसए का प्रेसिडेंट है। और ये वार्तालाप कहाँ पे होगी? मार ए लेगो एक जगह है जहाँ पे ये सब क्या हुए, टॉक्स हुई थी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज के लिए अवार्ड दिया गया कि भाई इसको पीस प्राइज देंगे। और रोल क्या है इसका? रीजनल डिप्लोमेसी। डोनाल्ड ट्रंप ने रीजनल डिप्लोमेसी में अच्छा रोल निभाया, इसके लिए इसको पीस प्राइज दिया जाएगा। ठीक है। और देखो, एक मैग्लेव वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किसने? चाइनीज साइंटिस्ट ने। ये मैग्लेव क्या होता है? देखो, एक्चुअली में ये जो मैग्लेव है ना, ये मैग्नेटिक लेविगेशन की एक टेक्नोलॉजी है। मैग्नेटिक लेविगेशन की एक टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब कि मैग्नेट और एलईवी, इससे उठा के मैग्लेव बनाया। देखो, मैग्नेट के जो दोनों पोल होते हैं ना, एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया, ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अगर मान लो इस तरफ साउथ ले आऊं और इस तरफ नॉर्थ ले आऊं, तो ये साउथ साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसी टेक्नोलॉजी पे एक ये सिस्टम आधारित है। इसका मतलब कि जो ट्रेन होती है, ट्रेन की पटरियों के ऊपर मान लो साउथ पोल लगा दिया ट्रेन का, और एक ऐसा जनरेट किया, क्या मैग्नेटिक फोर्स जनरेट किया कि ट्रेन के नीचे भी, यहाँ पे भी साउथ पोल जनरेट करो, तो एक दूसरे को रिपेल करेगी, यानी ये एक दूसरे को भगाएगी। अब ये तो फिक्स्ड है, तो ये ट्रेन आगे भागेगी और पटरियों से बिल्कुल टच नहीं होगी। ये ट्रेन पटरियों से टच नहीं होगी। तो ये सिस्टम करता है मैग्लेव सिस्टम। इस मैग्लेव सिस्टम में चाइनीजों ने, एक चाइनीज साइंटिस्ट है, उन्होंने एक रिकॉर्ड हासिल किया है। क्या हासिल किया है? कि 700 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 2 सेकंड में, 2 सेकंड में कवर कर लिया उन्होंने। तो आप सोच के देखो कि 700 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार सिर्फ 2 सेकंड में उन्होंने अचीव कर ली। तो ये मैग्लेव वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किससे संबंधित है? अगर क्वेश्चन आए तो चाइनीज साइंटिस्ट ने बनाया है। ठीक है, चाइना ने बनाया है। बांग्लादेश पॉलिटिशियन है। दुखद खबर है कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी की जो पॉलिटिशियन थी, पहली इनकी प्राइम मिनिस्टर थी, पहली इनकी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी खालिदा जिया। ये देखो, बेगम खालिदा जिया, उनका क्या हो गया? वो अभी एक्सपायर हो चुके हैं ढाका में। कहाँ पे हुए? ढाका में। ये बांग्लादेश की पहली प्राइम मिनिस्टर थी और ये 3 टर्म तक, इन्होंने 3 टर्म बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के रूप में रहा है। इसके सामने थी कौन? शेख हसीना। इसके सामने जो ओपोनेंट थी वो कौन थी? शेख हसीना। ठीक है, वो अवामी लीग की थी, अवामी लीग की। तो इनका देहांत हो चुका है। सी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 80 ईयर्स की एज में ये जा चुकी है। अब देखो, एक सीरिया में एक नया हुआ है। सीरिया में क्या? सीरिया में करेंसी को रीडिनोमिनेशन कर दिया है। यानी सीरिया ने 1 जनवरी से अपनी नई करेंसी फॉलो की है। नई करेंसी के मतलब उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पहले 100 रुपए का एक नोट था, अब उसके इक्विवेलेंट हमने एक नोट निकाल दिया जो 1 रुपए का बराबर होगा। यानी पहले के 100 रुपए आपके अब 1 रुपए के बराबर होंगे। तो पहले के 10,000 रुपए आपके 10 रुपए के बराबर होंगे, और पहले के जो 10,000 रुपए मान लो कोई नोट था, वो अभी 100 रुपए के बराबर होगा। यानी कि 2 जीरोज उन्होंने हटा दिए हैं। और जो असद फैमिली की जो फोटो थी, वो सारी फोटो हटा के इन्होंने किसकी लगा दी है? ज्वार बाजरे की, गेहूं की, इनकी फोटो लगा दी है नोट्स के ऊपर। तो मतलब प्रेसिडेंट की फोटो हटा के इनकी फोटो लगा दी है। और देखो, एक नेक्स्ट न्यूज है सऊदी विजन की। सऊदी विजन क्या है कि 6 फ्लैग्स, ये एक इन्होंने फॉल्कन फ्लाइट बनाई है, यानी जो है ना रोलर कोस्टर झूला इस टाइप का। ये सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे लंबा, टालेस्ट, फास्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रोलर कोस्टर है। ये इतना कोई ध्यान में रखने की है नहीं, लेकिन एक न्यूज़ थी तो मैंने आपको बता दिया। तो ये तो थी इंग्लिश में। अब इन न्यूज़ को हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी वाले बालकों के लिए भी। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, वही घटनाक्रम है
अधिकतर तो हिंदी वालों को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। देखो, इजराइल शांति पुरस्कार किसको मिला है? फ्लोरिडा वार्ता के बाद इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि भाई इस ट्रंप को दे देते हैं अपना नागरिक, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये जो इजराइल पीस प्राइज है, किसको देने की घोषणा की है? डोनाल्ड ट्रंप को। ये यूएसए का राष्ट्रपति है, ठीक है, यूएसए का क्या ये राष्ट्रपति है, इसको दे दिया। मैग्लेव ट्रेन रिकॉर्ड किसने बनाया है? चीन के वैज्ञानिकों ने। और मैग्लेव सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव सिस्टम होता है, जो मैंने आपको बता ही दिया कि ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो दोनों पोल होते हैं, ये एक दूसरे को, एक ये पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इधर साउथ साउथ ले आएंगे ना, मान लो इधर भी साउथ है और इधर भी साउथ है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपील करते हैं। इसी सिस्टम पे ये मैग्लेव सिस्टम है, मैग्नेटिक नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। चुंबकीय उत्तोलन ऐसा कुछ कहा जा सकता है इसको हिंदी में। और खालिदा जिया का निधन हो गया। ये बांग्लादेश की पहली प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जो 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। बड़ी दुखद खबर है, तो हम वहाँ पे RIP लिख देते हैं, रेस्ट इन पीस रहो। CDI मुद्रा का क्या हो चुका है? रीडिनोमिनेशन हो गया, यानी इन्होंने अपनी करेंसी को, नई करेंसी लॉन्च की है और उस करेंसी को 100 के इक्विवेलेंट 1 के बराबर रख दिया, यानी 2 जीरो हटा दिए। पहले के 100 रुपए अब का 1 रुपए के नोट के बराबर होगा। सॉरी। और सऊदी विजन 2030, ये तो मैंने बता ही दिया कि सबसे लंबा, सबसे ऊंचा और सबसे तेज रोलर कोस्टर बनाया, जिसका नाम क्या है? फॉल्कन फ्लाइट। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फॉल्कन फ्लाइट क्या है, तो वो सऊदी में बनाया गया एक मनोरंजन पार्क में सबसे ऊंचा, सबसे लंबा और सबसे तेज रोलर कोस्टर है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम थे हमारे, इनको हमने धीरे से देख लिया, आसानी से देख लिया, इसके में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। 31 दिसंबर की भारत की खबरें। भारत की खबरों में सबसे पहले नेशनल न्यूज देखते हैं। नेशनल न्यूज में क्या न्यूज है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज नेशनल न्यूज में ये है कि जो पासपोर्ट का जो आपको अधिकार है ना, कि आपके पास पासपोर्ट होगा, आप अप्लाई करते हो, कोई अब आपको मना नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये आपका राइट टू, जो आप 21 में जो आपको अधिकार मिलता है ना, वो आपकी पर्सनल लिबर्टी वाला अधिकार है। ये आपको निजी, जो कहते हैं ना, निजी स्वतंत्रता का अधिकार, ये है। आर्टिकल 21 में डाल दिया। अगर आपको कोई पासपोर्ट के लिए मना करता है, तो आप इसके लिए रिट भी लगा सकते हो आर्टिकल 32 में, और 224 होता है क्या? हाँ, 224 के तहत। कहाँ पे? हाई कोर्ट में। और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे आप रिट भी लगा सकते हो। देखो, हो सकता है कि मैं 224 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हूँ, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप रिट लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये आर्टिकल 21 में दे दिया ये अधिकार, राइट टू पासपोर्ट, यानी कि आपको पासपोर्ट का अधिकार है, आपसे कोई पासपोर्ट छीन नहीं सकता, बशर्ते कि कुछ क्रिमिनल केसेज होती है जिसमें अथॉरिटी आपका बार कर सकती है, आपके अधिकार को थोड़ा सा क्या है कि कुछ देर के लिए रोक सकती है, और वो कोर्ट परमिट कर दे तो फिर आपको देना पड़ेगा, वो अथॉरिटी को भी आपको वो पासपोर्ट देना पड़ेगा। ये तो थी पहली खबर। दूसरी खबर क्या है? देखो, अरावली से है, अरावली प्रोजेक्टन। ये कहते हैं कि अरावली की जो 100 मीटर की डेफिनेशन थी ना, उसको एक बार जो स्टे लगा था उसके लिए रोक दिया गया है। तो CJI सूर्यकांत ने क्या है, सुओ मोटो लिया है। सुओ मोटो एक्शन लेने के बाद उसने क्या किया, जो 100 मीटर की डेफिनेशन थी ना, उसको होल्ड कर दिया है। अब इसको हम विस्तार से राजस्थान में पढ़ेंगे, इसी खबर को थोड़ा विस्तार से राजस्थान में पढ़ लेंगे, ठीक है। और सबसे साल के अंत में सबसे बेहतरीन खबर हमारे लिए है कि हम वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, $4.18 ट्रिलियन के साथ। अब हम विश्व की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमने किसको पछाड़ दिया? जापान को। और ये जापान के ही एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, वही कह रहा है कि जापान से अब आगे इंडिया निकल चुका है और वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं। हमारा टारगेट क्या है? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और विश्व की 3rd लार्जेस्ट बनना है। तो हम 4th तो बन चुके हैं, 5 ट्रिलियन के ऑलमोस्ट करीब ही है, 4.18 तो हमने क्रॉस कर दिया है। और 2030 तक, ये हमारा टारगेट है 2030, ठीक है, AD तक। उसके बाद इंडियन मिशन देख लेते हैं। इंडिया का AI मिशन। इंडिया AI मिशन क्या कहता है कि द गवर्नमेंट ऑपरेशनलाइज 10,030 करोड़ इंडिया AI मिशन विद 38,000 GPU, ग्राफिक्स प्रोसेस यूनिट होती है। ये GPU आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अगर आपको AI का यूज करना है तो आपको GPU इंस्टॉल करने पड़ेंगे। GPU होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ये गवर्नमेंट ने कहा है कि इस मिशन के तहत इतने पैसों में इतने ग्राफिक्स यूनिट डिप्लॉय की जाएगी, ताकि सॉवरेन AI इंफ्रास्ट्रक्चर हो फॉर स्टार्टअप्स के लिए और गवर्नेंस के लिए। ये सब आपको यहाँ देखने को मिलते हैं इस खबर में। अब आगे इसको हिंदी में देख लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलिए भाई साहब ऊपर, और ये ऊपर आ गए। अब हिंदी में इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने समझ तो लिया है। देखो, पासपोर्ट का अधिकार है, अनुच्छेद 21 में दे दिया कि आपका
अनुच्छेद 21 में अधिकार है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए पासपोर्ट का अधिकार मुख्य रूप से अनुच्छेद 21 जिसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहते हैं से व्युत्पन्न होता है। ये कहता है कि ये पासपोर्ट का अधिकार इसी के अधिकार के अंदर आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी आर्टिकल को डिफाइन करने की शक्ति है। वो किसी भी आर्टिकल में बता सकती है कि इसमें ये अधिकार है या नहीं है। मान लो कुछ एम्बिग्यूअस अधिकार होते हैं, अस्पष्ट चीजें होती है कुछ, तो वो सुप्रीम कोर्ट बताती है कि देखो इसमें है या नहीं है। ये काम कौन करता है? ये काम सुप्रीम कोर्ट करती है, ठीक है। और न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि लंबित आपराधिक मामलों के बावजूद अगर अदालत अनुमति देती है, अगर कोर्ट ने कह दिया कि पासपोर्ट जारी करना है तो करना है, भाई ने बोला करने का तो फिर करने का। अरावली संरक्षण वाला मैंने बता दिया, हम राजस्थान में पढ़ेंगे इसको विस्तार से। इसमें क्या है, खबर ये है कि एक परमा सीजे सूर्यकांत ने सुओ मोटो लिया है और सुओ मोटो को लेके 100 मीटर की परिभाषा वाली जो ये क्षति रोकने को मंजूर दे दी, यानी उसने एक हिसाब से इसको होल्ड कर लिया है। एक हिसाब से इस डिसीजन को होल्ड करके अब आगे देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे। और ये भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हम 4.18 ट्रिलियन डॉलर के साथ वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और ये साल के अंत के साथ हमारा बेहतरीन अंत हुआ। इस साल का 31 दिसंबर को हम चौथी अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी बन चुके हैं। इंडिया एआई मिशन मैंने आपको बता दिया, सरकार ने 10,300 करोड़ के इंडिया एआई मिशन को क्रियान्वित किया है, जिसमें 38,000 जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट तैनात किए गए हैं, ताकि इससे क्या हो, स्टार्टअप्स में और शासन के लिए ये स्वर्ण नहीं है, एआई बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सके। स्वर्ण मतलब संप्रभु, हमें किसी और पे डिपेंड नहीं रहना पड़े, संप्रभु, ठीक है, ताकि हम खुद पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। ये बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सके ताकि हमें किसी और कंपनी पे निर्भर नहीं रहना पड़े, किसी और देश पे निर्भर नहीं रहना पड़े, ठीक है। तो भाई लोगों अब चलते हैं थोड़ा ऊपर। अब ऊपर चलने के लिए इसको ऊपर फेंकना पड़ेगा। साइंस और टेक की खबरें, साइंस और टेक की खबरें आज की जो साइंस और टेक की खबरें उनको देख लेते हैं कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर लगा है आईआईटी पटना में। तो आईआईटी पटना में किस मिशन के तहत लगा है? अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, एनएसएम मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इस मिशन के तहत पहला सुपर कंप्यूटर बिहार में लगा, जिसका नाम है परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर बिहार में इंस्टॉल किया गया है आईआईटी पटना में। और किस मिशन के तहत, ये आपको याद रखना है, 3 चीज याद रखनी है, एक तो परम सुंदर, आईआईटी पटना और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इन 3 चीजों के तहत ये खबर हमारी कंप्लीट होती है, बिहार में लग गया। और ये देखो खबर इतनी खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लो कि BIS है ना, ये बॉम्ब डिस्पोजल स्टैंडर्ड भी डिफाइन करेगा। यानी कि कोई चीज जो कोई मान लो कोई बॉम्ब डिस्पोजल जैकेट लेके आता है, ये जो खरीदने वाले, या हेलमेट लेके आते हैं जो बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट के काम आते हैं, उनमें अब BIS स्टैंडर्ड भी होगा। जो BIS होता है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का, जो हमारे कुकर के ऊपर हेलमेट के ऊपर लगा होता है ISI रिमार्क के साथ, उसको कहते हैं BIS। इसमें देखो ये सिस्टम होगा IS 1944-52025। हालांकि ये पूछेगा नहीं कोई, लेकिन फिर भी याद रखो कि अब बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम के लिए भी BIS यूज में आएगा। ये देखो एक काम की चीज़ है थोड़ी, कि एक लिस्ट होती है हुरून इंडिया रिच लिस्ट। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अंदर जयश्री उलाल है जो CEO ऑफ है एरिस्ता नेटवर्क की। एरिस्ता नेटवर्क के CEO है ना, इसने भारतीय ओरिजिन के टेक एग्जीक्यूटिव सत्य नडेला को और सुंदर पिचोई को पास करके ये इनके ऊपर पहुंच चुकी है उस लिस्ट में। यानी कि सुंदर नडई जो गूगल के CEO है और सत्य नडेला है, इनको भी इन्होंने क्रॉस ओवर कर दिया, ये ऊपर चले गए हैं। और 6G पॉलिसी है, 6G पॉलिसी मतलब अभी 5G चल रही है, तो 6G पॉलिसी के लिए कि भाई 2026 में अब 6G पॉलिसी लाएंगे, उसके लिए उन्होंने नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान NFAP 2025 तैयार किया है। अगर आपको कहीं भी ये दिखे कि नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान है, तो ये किसके लिए है? तो हमारा पहला आंसर होगा 6G पॉलिसी के लिए। ये केम इनटू इफेक्ट आ गया, प्रोवाइडिंग द स्पेक्ट्रम रोड मैप फ्यूचर 6G एंड सैटेलाइट बेस्ड सर्विस, सैटेलाइट पे आधारित सेवाओं के लिए, ठीक है। इसमें कोई खास है नहीं, 6G पॉलिसी है, बस इतना याद रखना, नेशनल फ्रीक्वेंसी एक्शन प्लान एलोकेशन प्लान है। अब इसको थोड़ा ऊपर फेंक देते हैं, हिंदी वालों के लिए देख लेते हैं। तो आ जाओ हिंदी वालों, आपके लिए भी कुछ मटेरियल है हमारे पास, हिंदी और इंग्लिश दोनों। विज्ञान तकनीक और अर्थव्यवस्था में भारत का क्या हाल चल रहा है? बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा हो गया? परम रुद्रा कहां पे है? IIT पटना में, ठीक है।
और किस मिशन के तहत है? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसको स्थापित किया गया है। बिहार के आईआईटी पटना में है और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद BIS बम निपटान मानक है, ये किसके लिए है? जो बम निरोधक प्रणालियों इसके लिए यूज आने वाले जितने भी मटेरियल्स होते हैं उसके लिए BIS मानक कौन? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड लागू करता है, उन्होंने दिया है। और उन इंडिया रिच लिस्ट में मैंने आपको बता ही दिया, जयश्री उलाल जो अरिस्टा नेटवर्क के CEO है, उन्होंने सत्य नडेला और सुंदर पिचई को पीछे पछाड़ दिया है और भारतीय मूल में इस सूची में सबसे ऊपर स्थान हासिल किया है। भारतीय मूल की वो महिला ही नहीं, वो पर्सन जिसने सबसे ऊपर इस सूची में स्थान हासिल किया वो कौन है? जयश्री उलाल। तो पर्सन इन न्यूज़ के हिसाब से ये न्यूज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और 6G नीति तो मैं आपको बता चुका हूँ कि राष्ट्रीय आवर्ती आवंटन योजना, नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान के 2025 लागू की गई है, जिसके तहत क्या है? भविष्य में 6G उपग्रह आधारित सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम रोड मैप प्रदान करना। स्पेक्ट्रम रोड मैप क्या होता है कि जैसे मान लो कुछ कंपनीज होंगी टेलीकॉम कंपनी, उनको ये कुछ स्पेक्ट्रम होता है, बैंड होता है, फ्रीक्वेंसी बैंड, उसको दिया जाएगा कि ये इतना स्पेक्ट्रम वाला बैंड आपका है, इस स्पेक्ट्रम बैंड पे आपकी सर्विस काम करेगी। यहाँ पर मान लो जियो का काम करेगा, यहाँ पे इतना VI को दे दिया, इतना BSNL को दे दिया कि ये आपके स्पेक्ट्रम रोड, इस पे ये स्पेक्ट्रम की पहले बोली लगती थी, ठीक है। तो अब ये इनको एक नीति बनाई गई है किसके तहत इनको अलोकेट करना है, ताकि लोग 6G का यूज़, ये कंपनियां आपको सर्विस प्रोवाइड कर सके 6G, इनके लिए इसको स्पेक्ट्रम चाहिए होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब फ्रीक्वेंसी का एक वो क्या कहते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी का एक, मान लो एक मैप, जिसमें फ्रीक्वेंसी का एक मैप होता है जिसमें कुछ स्लॉट्स बने होते हैं फ्रीक्वेंसी के, वो आपको निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि 426 गीगाहर्ट्ज से 437 गीगाहर्ट्ज तक जियो के लिए है, 480 से 482 या 495 BSNL के लिए। ऐसे एक गैप दे दिया जाएगा जिसमें सिर्फ आपका नेटवर्क काम करेगा। इसको स्पेक्ट्रम रोड मैप कहते हैं। आगे की खबर देख लेते हैं। स्पोर्ट्स एंड मिसलेनियस के लिए इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी एक नज़र डाल ली जाए तो क्या है कि वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स कहाँ होंगे? इट वाज कंफर्म दैट गुजरात इसको होस्ट करने वाली है। 8th डिसिप्लिन्स ऑफ, ये 8वां गेम होगा 2029 में, और पूरे विश्व की पुलिस और फायर गेम्स, यानी पुलिस और उसके साथ फायर ब्रिगेड वाले भी शायद हिस्सा लेते होंगे इसमें। ये गेम्स 2029 में कहाँ आयोजित होंगे? गुजरात में, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के तहत। मेकिंग द फर्स्ट टाइम इंडिया विल होस्ट दिस इवेंट, पहली बार भारतीय इवेंट होस्ट करेगा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ पहली बार भारत में होती है ना, तो मान के चलो इंडिया में कोई चीज़ पहली बार हो रही है तो वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के कहाँ होंगे? गुजरात में होंगे। ये चीज़ आप याद रखना। और कौन सी यूनिवर्सिटी कराएगी? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, RRU। और ये वुमेन्स क्रिकेट में शेफाली वर्मा 6ठी 7वीं पे आ गई। ये तो हो सकता है एग्जाम पे कोई और रैंक पे चली जाए, या नीचे चली जाए, ऊपर चली जाए, ये तो इतनी खास नहीं है, इस पे इतना ज़्यादा गौर करना सही नहीं है। अब इसको ऊपर जाने देते हैं, हिंदी में देख लेते हैं। तो हिंदी वाले बालकों आपके लिए यह विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2029 का होने वाले हैं। गुजरात में है, गुजरात के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में होगा और 2029 में होगा। तो इस खेलों की 8 प्रतियोगिताओं की मेजबानी होगी। इसमें 8 कॉम्पिटिशन्स होंगे, 8 प्रतियोगिताएं होंगी। इन 8 की मेजबानी कौन करेगा? गुजरात करेगा, ठीक है। ये 8th गेम नहीं है, शायद इंग्लिश में बोल दिया होगा, 8th गेम है। इसमें 8 प्रतियोगिताएं हैं, ठीक है। मैं अपने शब्द पुराने वाले वापस लेता हूं। इसमें 8 प्रतियोगिताएं हैं, जिसकी मेजबानी कौन करेगा? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। महिला क्रिकेट में शेफाली वर्मा ने लगातार वर्ष के अंत में प्रदर्शन के बाद ICC महिला T20 रैंकिंग में 6ठा स्थान हासिल किया। कोई इतना खास खबर नहीं है, अब देख लो। फिर भी मैं आपके लिए इसको लेके आया हूं ताकि कोई खबर छूट ना जाए। 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच करना है। अब खबरें 31 दिसंबर 2025 की राजस्थान से। राजस्थान में भी कौन से जो सुजस बुलेटिन में आती है, उस खबरों को हम प्रतिदिन कवर करने की कोशिश करेंगे कि एक भी खबर इधर से उधर ना हो, सारी खबरें हमारे पास हो। तो सबसे पहली खबर पे चलते हैं। अब जो अरावली की मैं बात कर रहा था, जिस खबर की, वो है अरावली कंजर्वेशन का। हमारे क्या चल रहा है अभी? आंदोलन चल रहे हैं जगह जगह। तो सुप्रीम कोर्ट स्टेट द नवंबर 2025 जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगा दिया? स्टे लगा दिया कि जो 100 मीटर की डेफिनेशन दी गई थी ना, उसके ऊपर फिलहाल स्टे लगा दिया। और अब क्या कर देगा? इसको क्या करेगा? एक बार के लिए ये स्ट्रिक्ट कर देगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल माइनिंग को। ये क्या कर दिया इन्होंने? इंश्योर कर दिया कि प्रोटेक्शन होना चाहिए
इलीगल माइनिंग के खिलाफ राजस्थान और हरियाणा बेल्ट में, क्योंकि अरावली कहाँ से निकली है? गुजरात से शुरू होके राजस्थान होके दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक जाती है, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है। गुजरात से शुरू होती है ये अरावली। तो हरियाणा में भी है थोड़ा पार्ट, ज़्यादातर अधिकतर पार्ट राजस्थान में है और थोड़ा पार्ट गुजरात में है और थोड़ा सा दिल्ली में है। तो ऐसी अरावली निकलती है। तो इसके अवैध खनन ना हो तो जो 100 मीटर की डेफिनेशन दी गई थी उस पर एक बार के लिए स्टे लगा दी गई है। डिजिटल राजस्थान है। द स्टेट रिपोर्टेड सिग्निफिकेंस प्रोग्रेस अंडर द यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस एम्ड एट प्रोवाइडिंग सीमलेस क्रेडिट टू रूरल पॉपुलेशन एंड एमएसएमई इन स्टेट। कोई खास खबर नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। डिजिटल राजस्थान में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखाई है इसने, किसके तहत? यूएलआई के तहत एक प्रोग्रेस रिपोर्ट हुई है, कुछ रिपोर्ट आई होगी उसमें उन्होंने प्रोग्रेस दिखाई है। तो हमारे लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, लेकिन बस देख लो, इसको नज़रों में से निकाल लो। हिंदी वालों, आपके लिए ये है हिंदी की खबर। पेन टच नहीं हो रहा, अभी करा देते हैं इसको टच। ये हो गया। राजस्थान विशेष में क्या? अरावली संरक्षक वही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें अरावली की पहाड़ी की परिभाषा को सीमित कर दिया था। पहाड़ी की परिभाषा को सीमित कर दिया था कि 100 मीटर से ऊपर अरावली है, नीचे है नहीं। और इसकी 90 to 85% अरावली 100 मीटर से डाउन ही है। लेकिन देखो, इसमें भी डिबेट है। अगर आप इसको पढ़ोगे अच्छे से, अरावली के जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, तो उसमें कुछ और बातें निकल के आती है। हालांकि जो आंदोलन चल रहे हैं वो शायद अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद से उसको पढ़ोगे ना, उस आंदोलन को, उसके जजमेंट को पढ़ोगे, तो बात थोड़ी और निकल के आती है। उसमें कुछ पॉइंट और भी दे रखे हैं, वो कहीं ना कहीं अरावली के संरक्षण से ही संबंधित है। तो लोगों में बस ये हवा बना दिया कि 100 मीटर से नीचे उन सबको काटेंगे, लेकिन आप उस पर एक अलग डिबेट करेंगे, एक पूरी क्लास लगेंगे जब ये पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने होड़ लगाने के बाद जो फैसला देता है, अंतिम फैसले के बाद, हम उस पर एक पूरी क्लास लगाएंगे, ठीक है? उस पर एक पूरी क्लास बनती है। और दूसरी खबर क्या है कि राजस्थान ने यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के तहत उल्लेखनीय प्रगति की सूचना दी है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या और एमएसएमई को निर्बाध ऋण प्रदान करना है। यानी कि एमएसएमई और रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण जनसंख्या, उनको क्या हो? क्रेडिट लोन दो, उनको ऋण दो, और वो भी बिना किसी दुविधा के। तो ये बात कौन कह रहा है? ये हमें यूएलआई इस इंटरफेस की प्रगति से पता चली है। ये खबर इंपॉर्टेंट है। देखो, ये खबर 100% मेंस के पर्सपेक्टिव से और 100% प्री के पर्सपेक्टिव से ये खबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी 2025। राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। स्क्रैपिंग का मतलब उसका तोड़ देना, कच्चों में निकाल देना। जो वाहन आएंगे उनको वापस मटेरियल उनका क्या, वापस लोहा बना देना, स्क्रैप कर देना, उसको चूरा चूरा कर देना। ये पॉलिसी राजस्थान ने निकाली। किस लिए निकाली है? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इसका है टू साइंटिफिकली एंड ग्रेजुअली फेज आउट व्हीकल दैट ओवर 15 ईयर्स। 15 साल से पुराने जो व्हीकल्स हैं उनको धीरे धीरे हम बाहर करेंगे। बाहर का मतलब कहाँ? सड़कों से बाहर नहीं, अब उनको घरों से बाहर भी नहीं निकालना। उन वाहनों को हम क्या कर देंगे? स्क्रैप करेंगे। जो वाहन पुराने हो गए, 15 साल से पुराने, अनफिट है, और जो पोल्यूशन निकालते हैं, मान लो 10 साल पुराना भी है, कोई पोल्यूशन दे रहा है, तो उसको भी हम इसमें डाल देंगे। अनफिट है, कई सालों से अनफिट है, तो उसको भी इसमें डाल देंगे। उसको मेन बात क्या है? साइंटिफिकली और ग्रेजुअली फेज से। ऐसा नहीं है कि आज ही सबके घरों में घुस गए, सबके वाहन उठा के ले गए कि भाई आपके वाहन 15 साल पुराने हैं तो चलो आपके वाहन स्क्रैप करेंगे। नहीं, ग्रेजुअली फेज से करेंगे और साइंटिफिकली मतलब कि किसी को नुकसान भी न हो, पर्यावरण को भी नुकसान न हो, और लोगों को भी कुछ राहत दी जाएगी, ताकि आपका वाहन स्क्रैप हो रहा है तो आपको भी कुछ फायदा होगा। वो फायदा क्या होगा मैं आगे आपको बताता हूँ। तो स्टेट कैबिनेट ने इस पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है, ठीक है? और इसका इंसेंटिव, इसमें लाभ क्या मिलेगा कि अगर आपने, मान लो आपका वाहन था 10-16 साल पुराना, ठीक है? आपके पास 16 साल पुरानी बोलेरो थी, ठीक है? इफ़ यू हैव 16 ईयर ओल्ड बोलेरो, तो आपने स्क्रैप करवा दी तो आपको सीओडी मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिलेगा। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को आप लेके नया वाहन लेके जा रहे हो ना, तो आपको सीओडी का फायदा मिलेगा। जो टैक्स होता है, एक क्या होता है, आपको एक मोटर व्हीकल टैक्स देना पड़ता है, MVT, हर वाहन पे लगता है। 3 से 4 लाख रुपए के आसपास लगता होगा, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन जब आप सीओडी जमा कराओगे ना, तो आपको उसका 50% फायदा हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम तो 1 लाख तक, अगर मैक्सिमम तो 1 लाख तक, अगर 50% मान लो 2 लाख हो गया किसी वाहन का MVT 2 लाख हो रहा है, किसी वाहन का MVT मान लो 3 लाख हो रहा है, ठीक है? तो उसका 50% कितना हो गया? 1.5 लाख। तो आपको 1.5 लाख की लाभ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा मैक्सिमम 1 लाख तक ही,
ठीक है, ये बात समझ गए। मैक्सिमम 1 लाख है और उसका 50% है। अगर मान लो किसी वाहन का 50% 75,000 हो रहा है तो आपको पूरा पूरा 75,000 COD से लाभ मिल जाएगा। अगर आप न्यू व्हीकल परचेज करोगे और आपने पुराना व्हीकल क्या कर दिया, स्क्रैप करा दिया है, उसके उसके पास आपको आपके पास क्या है, एक COD है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का, मैंने डिपॉजिट करवा दिया है। उसके बाद क्या होगा, ये एंटायर प्रोसेस होगा ना, ये डिजिटल होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी उठा ली, सिर्फ आपकी गाड़ी उठा ली और किसी और की गाड़ियां नहीं उठाई, तो ऐसा सिस्टम भी नहीं होगा। ठीक है, तो वो डिजिटल होगा और ट्रांसपेरेंट होगा व्हीकल पोर्टल के द्वारा। वाहन पोर्टल है ना, एक द व्हीकल पोर्टल, एक वाहन पोर्टल है। ठीक है, राजस्थान सरकार का व्हीकल पोर्टल नहीं है, ये वाहन पोर्टल है। इसके द्वारा क्या होगा, आपके जो डिजिटल होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, जो भी प्रोसेस होगा। अब देखो क्या होता है, मान लो आपकी कोई गाड़ी थी और 16 साल या 15 साल पुरानी गाड़ी है, उससे कोई एक्सीडेंट हो गया और आपने किसी को बताया नहीं, पुलिस आपके पीछे है, लेकिन पुलिस सिर्फ ढूंढ रही है, पुलिस को पता नहीं है आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। आप उसको ले गए जमा कराने के लिए, भाई इसको जमा कर लो, और वो जमा कर लिया, उन्होंने आपको COD दे दिया, उसको स्क्रैप कर दिया। तो अब ऐसा है कि आप बच जाओगे? नहीं। अगर मान लो किसी को आपके गाड़ी के नंबर पता है, तो गाड़ी के नंबर पता हो जाएंगे तो उससे आपका चेसिस नंबर पता चल जाएगा, चेसिस नंबर और गाड़ी का नंबर भी। तो चेसिस नंबर और गाड़ी के नंबर दोनों सेफ रहेंगे। कहाँ पे? 6 महीने के लिए। तो जिन्होंने जो कहते हैं ना, स्क्रैपर, जो स्क्रैप करने वाली यूनिट है, उसके पास 6 महीने के लिए सेफ रहेगी, कि जो मान लो यूनिट है उसके पास 6 महीने के सेफ लिएगी। और वही फिर चेसिस नंबर 18 महीने के लिए DTO के पास, 18 महीने के लिए DTO के पास, यानी 18 और 6 24, तो 2 साल तक आपका चेसिस नंबर सेफ है। 2 साल के बाद मान लो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एक नीति के तहत। ठीक है, तो ये थी इंग्लिश में पॉलिसी। अब इस पॉलिसी को थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी वालों के लिए भी। हिंदी वाले पता नहीं कह रहे हैं कि क्या गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे कुछ पॉलिसी हो रही है, वाहन को हमारे स्क्रैप कर दिया और हमें बताया ही नहीं, कच्चू में निकाल दिया। देखो, राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 है। राज्य मंत्रिमंडल ने पर्यावरण सुरक्षा और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इस नीति को अनुमोदन कर दिया है। नीति का अनुमोदन हो चुका है। उद्देश्य क्या है कि 15 साल से पुराने अनफिट और प्रदूषणकारी वाहनों को वैज्ञानिक तरह से और चरणबद्ध रूप से उनको हटाना है। एक तो वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए और चरणबद्ध, ग्रेजुअली इनको हटाना है। होगा क्या, आप जब वाहन स्क्रैप कराओगे तो आपको COD मिलेगा, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। उसके आधार पर अब जब नया वाहन खरीदोगे तो मोटर वाहन का जो मोटर व्हीकल टैक्स लगता है, मोटर व्हीकल टैक्स लगता है, हर वाहन पे लगता है, उसमें आपको 50% तक, यानी कि अधिकतम 1 लाख रुपए तक की छूट मिल जाएगी अगर आपने पुराना व्हीकल क्या कर दिया, स्क्रैप करवा दिया। तो सरकार आपको फायदा देगी। अब आप कबाड़ी में बेचो तो भी आपको इतना फायदा शायद ही मिलता होगा, शायद ही कोई कबाड़ी वाला 1 लाख रुपए दे सकता है आपको, आपके वाहन के नहीं देगा। तो आप बेहतर है कि आप उसको स्क्रैप करवाओ और 1 लाख रुपए तक का MBT में, मोटर व्हीकल टैक्स में फायदा उठाओ। प्रक्रिया वाहन पोर्टल के माध्यम से होगी। ठीक है, ये व्हीकल पोर्टल नहीं है, वाहन पोर्टल, इंग्लिश नाम इसका वाहन पोर्टल ही है, VAHAN करके ये पोर्टल बना है गवर्नमेंट का। ठीक है, इसमें सब कुछ मिल जाता है आपको, चेसिस नंबर, गाड़ी के नंबर का, आपने इंश्योरेंस कराया नहीं कराया है, आपके ऊपर कितने चालान हैं, ये सब इसमें निकल के आ जाते हैं। वाहन पोर्टल के माध्यम से पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी और पारदर्शी होगी। उसके बाद चेसिस नंबर का संरक्षण किया जाएगा 6 महीने तक, तो जिसने आपकी गाड़ी को स्क्रैप किया उस यूनिट के पास। उसके बाद 18 महीने तक वो यूनिट कहाँ भेज देगी, DTO के पास, जो जिला परिवहन अधिकारी होगा उसके ऑफिस में भेज देगी कि फलाने आदमी ने अपने वाहन को क्या कर दिया, स्क्रैप करा लिया, इसका ये चेसिस नंबर है 1 2 3 4, ये इतना काट के अपने पास रख लेंगे और पहले 6 महीने खुद रखेगा, फिर 18 महीने DTO अपने पास रखेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ गड़बड़ होगी तो 2 साल के अंदर अंदर पता लग जाएगा। 2 साल में भी पता नहीं लगी तो इसका मतलब कोई गड़बड़ है ही नहीं, होगी तो फिर बाद में कागजों में होगी फिर वो। ठीक है, अब इसको ऊपर जाने देते हैं। राजस्थान की AI&LM पॉलिसी देख लेते हैं। राजस्थान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पॉलिसी 2026, ये न्यू पॉलिसी हैज बीन अप्रूव्ड, ये पॉलिसी अप्रूव हो चुकी है। और क्यों हुई है? ताकि सेफ यूज हो सके, किसका, AI का और मशीन लर्निंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और मशीन लर्निंग का सेफ यूज हो सके। कहाँ कहाँ? गवर्नेंस में, एजुकेशन में और इंडस्ट्री में। गवर्नेंस में, शासन में, शिक्षा में और उद्योग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और मशीन लर्निंग का सेफ यूज हो सके, इसके लिए पॉलिसी बनाई गई है। इसका ऑब्जेक्टिव तो यही है, टू मेक पब्लिक सर्विस डिलीवरी फास्टर, ट्रांसपेरेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक।
पब्लिक सर्विस को हमें तीव्र बनाना है, फास्ट बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है और नागरिक केंद्रित होनी चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। की पॉइंट्स क्या है? इट इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर डाटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी प्रोटेक्शन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सॉरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये एस्टैब्लिश होगी। ये यूनिट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश होंगे किसके तहत? इस पॉलिसी के तहत, राजस्थान AI एंड ML पॉलिसी। तो अब इंग्लिश वालों ने देख लिया, हिंदी वालों के लिए भी कुछ है क्या देखने के लिए? अभी देख लेते हैं, चलो। अच्छा, हिंदी वालों के लिए नहीं है तो कोई नहीं, हिंदी वाले मैं आपको हिंदी में यही बता देता हूँ कि राजस्थान ने ये पॉलिसी बनाई है। राजस्थान AI एंड ML पॉलिसी नीति है, इसको आप पॉलिसी की जगह नीति लिख सकते हो, 2026। और ये नई पॉलिसी है AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मशीन लर्निंग को हिंदी में मशीन लर्निंग ही लिखते हैं। इसका एक सेफ यूज हो सके, सेफ यूज मतलब एक सुरक्षित उपयोग हो सके इसका क्या उपयोग हो सकता है? सुरक्षित उपयोग हो सके किस में? सुशासन में, शासन में। गवर्नेंस का मतलब शासन में, शासन के साथ साथ शिक्षा में, और शिक्षा के साथ साथ किसमें? उद्योग में, इंडस्ट्री में। इन तीनों में इनका सेफ यूज हो सके, इसके लिए नीति को अनुमोदित कर दिया गया है। अप्रूव्ड का मतलब अनुमोदित कर दिया गया है। इसके उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव बता देता हूं, चलो मैं आपको साइड में थोड़ा सा ले जाके, ये लो, ये ऑब्जेक्टिव देख लो। इसके ऑब्जेक्टिव है कि जो आप पब्लिक सर्विस देते हो, जो लोक सेवा दी जाती है, लोक सेवा, उस लोक सेवा को हमें तीव्र बनाना है। तीव्र बनाने के साथ पारदर्शी होनी चाहिए वो लोक सेवा। पारदर्शी होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? नागरिक केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है कि वो सेवा नागरिक केंद्रित होनी चाहिए। नागरिक सबसे बीच में है। जो हम पब्लिक सेवा देते हैं, लोगों को जो सेवा देते हैं, जो हमारा अधिकार भी है, उसको तीव्र, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसको हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे। ये सेंटर एस्टैब्लिश मतलब स्थापित किए जाएंगे इस पॉलिसी के तहत। तो और कुछ नहीं है। अब देखते हैं राजस्थान रिफाइनरी पचपदरा बाड़मेर योजना। ये योजना देखो, योजना कोई इतनी इसमें ये नहीं है। ठीक है, इसमें क्या किया गया? इस न्यूज में जो कॉस्ट थी उसको रिवाइज किया गया है। जो कॉस्ट थी उसको रिवाइज किया गया। द कॉस्ट ऑफ रिफाइनरी अंडर कंस्ट्रक्शन इन पंचभद्रा और बाड़मेर विच एनुअल कैपेसिटी 9 मिलियन मीट्रिक टन, यानी 9 MMT की जो कैपेसिटी का जो ये रिजर्व है, रिफाइनरी है बाड़मेर की, कौन सी? राजस्थान रिफाइनरी। इसको कॉस्ट को रिवाइज कर दिया। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए पेपर की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है कि इसकी इक्विटी शेयर होल्डिंग क्या है। इसमें गवर्नमेंट की क्या है? राजस्थान गवर्नमेंट की तो है 26%, और HPCL एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसकी 74% क्या है इसकी रेशियो, इनका इक्विटी शेयरिंग है। यानी कि जितने पैसे कमाएंगे, 100 रुपये कमाते हैं तो 76 रुपये ये लेके जाएगी गवर्नमेंट, और 74 रुपये HPCL लेके जाएगी। और इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितना है? 2:1। बस ये चीज़ महत्वपूर्ण है, और इसमें इतना कोई खास है नहीं कि द कॉस्ट हैज़ बीन इवेलुएटेड बाय द गवर्नमेंट एंटरप्राइज मेलकॉन लिमिटेड। ये इतना खास नहीं है, ज़्यादा इस पर गौर करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए वही था कि उसका परसेंटेज कितना है। सरकार पूछ सकती है कि क्या ये 50-50 परसेंटेज में बनाया गया है इस योजना को? नहीं भाई साहब, ये है 26-74। राजस्थान सरकार की 26 है और HPCL की 74 है, तो इसीलिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2:1 रहेगा। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2:1 है। मेकॉन इसका मूल्यांकन करती है लागत का। ये हमारे लिए काम का चीज़ है नहीं इतनी, तो हम इसको यहीं पे स्किप करके आगे बढ़ते हैं। तो ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव पर आ जाते हैं। सरकार की एक योजना है ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव। द स्कीम हैज़ बीन लॉन्च टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल होंगे, यानी अब क्या है हमारा उद्देश्य क्या है कि हम कार्बन के एमिशन को जीरो करें। तो हम ऐसे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जो क्या हो? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल हो, यानी कि ग्रीन प्रोजेक्ट हमारे द्वारा लाए जा रहे हैं। तो उसी के लिए ये ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव बनाया। यानी कि अगर आप ग्रीन प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको क्या मिलेगा?
क्रेडिट वाउचर मिलेंगे। जैसे वाउचर नहीं होते, आप किसी शॉपिंग करने जाते हो, गिफ्ट लेने, तो आपको गिफ्ट कार्ड देते हैं, वाउचर देते हैं, ताकि अगली बार शॉपिंग करने आओ तो आपको कुछ उसमें छूट मिल जाएगी। तो वो छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से इसमें आपको अब ग्रीन क्रेडिट वाउचर मिलेंगे। यानी कि नेक्स्ट टाइम आप कुछ गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो, अगर आपकी ये जो क्या कहते हैं इसको, आपकी जो कंपनी है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर कन्वर्सेशन, एयर पोल्यूशन कंट्रोल, इन सेक्टर में आपकी ग्रीन एनर्जी से संबंधित कोई कंपनी है, यानी कि आप वहां पे क्या कर रहे हो, अपने सस्टेनेबल एनवायरमेंटली प्रोजेक्ट फ्रेंडली एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आपको वहां पे क्या मिलेंगे, ग्रीन क्रेडिट वाउचर। इसके बाद आप मान लो गवर्नमेंट को कुछ टैक्स भर रहे हो या कुछ भी चीज दे रहे हो, गवर्नमेंट से कुछ चीज ले रहे हो, तो आपको ये इन जीसीवी का फायदा उठा सकते हो। कैसे फायदा उठा सकते हो कि अगर आपने मान लो इन्वेस्टमेंट किया है उस क्षेत्र में, ग्रीन फील्ड में, आपने 1 करोड़ तक का, ग्रीन फील्ड नहीं सॉरी, ग्रीन एनर्जी फील्ड में, तो 1 करोड़ तक का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको 5% की क्या मिलेगा, वाउचर मिलेगा। और 10% की इन्वेस्टमेंट किया तो आप 10% आपको मिलेगा कहां पे, ठीक है, 10 करोड़ में। तो मैक्सिमम 2.5 करोड़ तक के आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। मतलब आपको ग्रीन क्रेडिट वाउचर 2.5 CR तक के मिल सकते हैं। मान लो आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी का टैक्स बनता है साल का 5 करोड़ रुपए, तो आप ग्रीन कंपनी है, आपकी आपकी ये ग्रीन एडिट वाली कंपनी है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें आपने ये वाउचर यूज कर सकते हो, 2.5 करोड़ के आप वाउचर दे सकते हो सरकार को वापस, और वापस और 2.5 करोड़ के क्या आप टैक्स भर सकते हो। ऐसे फायदा आप इसका उठा सकते हो। और भी कुछ कर सकते हो, कोई सामान लेना है, गवर्नमेंट से कुछ करना है, या किसी और कंपनी को लेना है, ये आप ग्रीन क्रेडिट किसी और कंपनी को भी बेच सकते हो, वो उसका फायदा उठा सकती है। ये चीज सब चलेगी। और सेक्टर कौन से हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी होगी, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, वाटर कन्वर्सेशन हो गया, और एयर पोल्यूशन कंट्रोल हो गया। तो ये चीज आपको अब थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, क्योंकि यही चीज ऐसी हिंदी में पढ़ लेते हैं, हिंदी वाले बालकों के लिए हिंदी में पढ़ लेते हैं कि ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025 क्या कहता है कि पर्यावरणीय रूप से सस्टेनेबल परियोजना में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए योजना शुरू की गई है, ताकि क्या है, पर्यावरणीय रूप से सस्टेनेबल परियोजनाएं हो। जो परियोजनाएं पर्यावरण रूप से सस्टेनेबल होगी, किसके लिए होगी, ये मान लो गवर्नमेंट की, उद्यम और शहरी स्थानीय निकाय होगा, अर्बन लोकल बॉडीज होगी ना, ये कोई भी परियोजना लेके आती है तो उसमें इनको ग्रीन क्रेडिट वाउचर मिलेंगे। हरित निवेश करते हो तो आपको 1 करोड़ रुपए तक के अधिकतम निवेश पे सॉरी 1 करोड़ रुपए के अधिकतम निवेश पे आपको 5%, और 10 करोड़ से अधिक के निवेश पे आपको 10% के क्या दिए जाएंगे, ग्रीन क्रेडिट वाउचर। और अधिकतम मैक्सिमम प्राइस इसका कितना होगा, 2.5 CR, 2.5 करोड़। इसके क्षेत्र होंगे नवीकरणीय ऊर्जा होनी चाहिए, अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण और वायु प्रदूषण नियंत्रण, ये इन क्षेत्रों में लागू होगा। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब तो समय आ गया अब आगे बढ़ने का, तो आगे बढ़ ही जाते हैं। ये कहाँ गया, ये रहा। देखो थोड़ा क्या है कि ये ऐप नया है मेरे लिए, तो मैं थोड़ा इसको धीरे धीरे सीख ही रहा हूँ, पर मेरे को बहुत अच्छा लगा ये। वाटर रिसोर्सेज सेल्फ रिलायंट राजस्थान एंड राम जल सेतु प्रोजेक्ट। देखो ये राम जल सेतु प्रोजेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं एक अलग से आपको पीपीटी बनाऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस सिर्फ और सिर्फ राम जल सेतु प्रोजेक्ट के ऊपर। चीफ मिनिस्टर ने क्या किया है, रिव्यू किया है कि ये जो राम जल सेतु लिंक परियोजना है, लिंक परियोजना का मतलब होता है कि मान लो ये नदी आ रही है, इसमें खूब सारा पानी आता है, एक्स्ट्रा चला जाता है, और इसे ठीक 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूसरी नदी है, ये हमेशा सूखी रहती है, तो इसका एक्स्ट्रा पानी ओवरफ्लो ना हो, इसका एक्स्ट्रा पानी ओवरफ्लो ना हो, इसके लिए एक लिंक कर दो इन दोनों नदियों को, और एक्स्ट्रा पानी इस नदी में डाल दो, तो ताकि इस नदी का भी काम हो जाए, इस नदी के आसपास वाले लोगों को भी फायदा हो जाए। इसको कहते हैं लिंक प्रोजेक्ट। तो ये रामजल सेतु प्रोजेक्ट के तहत 5 मेजर वर्क्स हो रहे हैं। 5 मेजर वर्क्स कौन कौन से हो रहे हैं, 14,700 करोड़ के। एक तो बिसलपुर से मोर सागर अजमेर में, बिसलपुर बांध है ना, वहां से पानी जाना चाहिए मोर सागर में। इसरदा बांध से बंद बेराट में भरतपुर में, इसरदा से ही रामगढ़ में, यानी कि इसरदा में पानी ज्यादा हो जाता है तो उस पानी को बंद बेराट भरतपुर में पहुंचा दो, और बंद इसरदा से रामगढ़ जयपुर में पहुंचा दो, और ये खुड़ा चैनपुरा से जयसमंद अलवर, ठीक है, जयसमंद अलवर को झील होगी यहाँ पे जयसमंद अलवर में, और ब्राह्मणी बिराज वर्क, यहाँ पे इनको आपस में लिंक करना है। प्रोग्रेस ये वर्क डाइवर्ट है फ्रॉम नवनेरा टू बिसल, ये नवनेरा बांध है ना, नवनेरा बांध है ये, बिराज से बिसलपुर में और इसरदा में पानी जाएगा। यानी कि नवनेरा से पानी किस में आ गया, बिसलपुर इसरदा में, और फिर बिसलपुर से आगे मोर सागर में, इसरदा से बंद बिराट में, और इसरदा से रामगढ़ में। ठीक है, ये कुछ एक सूचना थी। इसको हम जब विस्तार से पढ़ेंगे तो और अधिक देखेंगे इसको। इसके बाद हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में क्या है
कि जल संसाधन आत्मनिर्भर राजस्थान और राम जल सेतु परियोजना है। मुख्यमंत्री ने जल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना, ठीक है, इसकी समीक्षा की है, इसको रिव्यू किया। ये परियोजना चल रही है कितने, 14,600 करोड़ की, बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। प्रमुख 5 कार्य हैं। 5 कार्य क्या है, बिसलपुर से जो पानी एक्स्ट्रा है उसको मोर सागर में भेजो। इसरदा से 2 जगह भेजना है, एक तो बंद बारेठा हो गया और एक रामगढ़ हो गया। और खुरा चैनपुरा से जयसमंद में भेजना है, और ब्राह्मणी बिराज का भी कार्य चल रहा है। तो ये 5 कार्य इस पे चल रहे हैं। जो नोनेरा बांध है कोटा में, ये कोटा में है, इससे पानी को बिसलपुर में और इसरदा बांध में भेजना है। ये नोनेरा बिराज है ना, इसमें शायद चंबल का पानी इकट्ठा होता होगा, चंबल में खूब पानी आता है, तो चंबल से पानी लेके फिर पहले बिसलपुर भेजो, फिर बिसलपुर से मोरसागर, और इसी बांध से पानी भेजो इसरदा में, फिर इसरदा से बंद बिराट और रामगढ़, बंद बिराट में और रामगढ़ में। तो ये काम चल रहा है, पानी को डाइवर्ट करना है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण सूचना है नहीं। इसके बाद एक नॉर्मल सी सूचना है, इसको हम देख लेते हैं, क्या पता पूछ ले, आरपीएससी पूछ ही लगते, आजकल आरपीएससी कुछ भी पूछती है। कि 78th आर्मी डे होल्ड होने जा रही है जयपुर में। फर्स्ट टाइम है एक ग्रैंड आर्मी परेड डे इज गोइंग टू बी हेल्ड आउटसाइड मिलिट्री कंटोनमेंट। जयपुर के मिलिट्री कंटोनमेंट के बाहर पहली बार कोई आर्मी परेड होगी। आर्मी परेड कब होती है, वैसे तो 26 जनवरी को होगी, लेकिन 78th आर्मी डे आता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, और कहाँ होगी, जगतपुरा के महल रोड पे होगी। यानी कि आर्मी छावनी, आर्मी कंटोनमेंट बाहर पहली बार होने जा रही है। कब होगी, 15 जनवरी 2026 को, जगतपुरा महल रोड में। स्पेशल अट्रैक्शन क्या है इसमें 1000 ड्रोन्स होंगे, नो योर आर्मी की एग्जीबिशन लगेगी, प्रदर्शनी लगेगी, नो योर आर्मी। उसके साथ ही नेपाल आर्मी बैंड भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करेगा। और क्या चीज़ है इसमें देखो, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर है ना, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एसएमएस स्टेडियम में एक लाइट शो होगा, लाइट और लेजर शो होगा, साउंड शो, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एसएमएस स्टेडियम में, ताकि लोग देख सके कि हमारी वीरता, जो ऑपरेशन सिंदूर, जो पाकिस्तान हमें कहता है ना चाय के बारे में, चाय का कप लेके चढ़ाते हैं, एक्चुअल में वो उनकी ही क्या थी, ऑपरेशन सिंदूर तो सॉरी ये वाला था, ये जो हमने अभी किया था ना हमने इनके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, वो वाला था ऑपरेशन सिंदूर, चाय वाला तो अलग था। तो 78वां सेना दिवस मनाया जाएगा जयपुर में। ये पहली बार होगा जब सैन्य छावनी के बाहर भव्य आर्मी डे परेड का आयोजन जयपुर में होने जा रहा है। मुख्य परेड कब होगी, 15 जनवरी 2026 को, जगतपुरा के महल रोड में। विशेष आकर्षण यही है, 1000 ड्रोन है, नो योर आर्मी की प्रदर्शनी है। नो योर आर्मी, अपनी आर्मी को जानो, ठीक है, अपनी सेना को जानो। नेपाल आर्मी बैंड की भागीदारी होगी। शौर्य संध्या मनाई जाएगी, जिसके तहत ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित लाइट एंड साउंड शो का आयोजन होगा। कहाँ पे, एसएमएस स्टेडियम में ऑपरेशन सिंदूर के आधारित होगा, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, ऑपरेशन सिंदूर से आधारित लाइट कहाँ पे हुआ था, सो कहाँ पे, जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में, ठीक है। शौर्य संध्या, उस संध्या को क्या कहा गया था, शौर्य की संध्या, क्योंकि हमारे वीरों ने वहाँ पे शौर्य प्रदर्शन किया था, ठीक है। और ये अदर इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, ये तो कोई खास है नहीं, कि 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन ने क्या कर दिया, द इंटरिम रिपोर्ट दी है कमीशन ऑफ द ईयर 2025 एंड 6 की, हैज़ बीन अप्रूव्ड है। चेयरपर्सन कौन है, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, ये ध्यान रखो। इसके स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, ये एक ध्यान में रखने वाली बात है। उसके बाद स्पेशल सिक्योरिटी विंग ने अलाउंसेस दे दिए, 15 से 25% बढ़ा दिए हैं। अगर कोई आर्मी पर्सनल है, पुलिस वाला है, जो स्पेशल सिक्योरिटी विंग में काम कर रहा है, तो उसको जो अलाउंस पहले 15% मिल रहा था, उसको बढ़ा के 25% कर दिया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, नौकरी लगते हो तो आपके लिए बूस्ट का काम कर सकता है कि यार देखो वहाँ जाएंगे तो हमें पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट अमेंडमेंट है। ये भी क्या है कि अब इन पोस्ट है ना, जो मार्शल, एडिशनल मार्शल और डेप्यूटी मार्शल, इनके लिए पैरामिलिट्री के साथ साथ राजस्थान पुलिस के भी कर्मी, मिलिट्री और पैरामिलिट्री के साथ साथ राजस्थान पुलिस के जो पर्सनल है वो भी भर्ती कर सकते थे। पहले सिर्फ क्या मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग ही इसमें जा सकते थे। अब राजस्थान पुलिस के भी रिटायरमेंट लोग या जो कोई है जो स्वेच्छा से जाना चाहता है वो वहाँ पे इस पोस्ट पे जा सकता है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सेक्रेटरीट होते हैं ना, उसमें मार्शल में जो देखो खड़ा रहता है अपने स्पीकर के पीछे, एडिशनल मार्शल हो गए और डिप्यूटी मार्शल हो गए इन पोस्ट के ऊपर। राजस्थान रेवेन्यू अकाउंट सर्विसेज ने रूल में बदल दिया है कि ये न्यू सर्विस रोल हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट कैडर। ये कोई खास नहीं है, ये तो एक स्पेसिफिक अगर कोई एग्जाम हो इनसे संबंधित तो इनके आंतरिक रूप से महत्वपूर्ण है। हिंदी में भी आप पढ़ लेना, इतना मेरे को लगता नहीं है कि इसमें कोई
ज़्यादा वैसी बात है जो मैं आपको यहाँ बताऊं। 7वां राज्य वित्त आयोग लगा है। आयोग लगा तो क्या, ये चल ही रहा है। आयोग की वर्ष 2025-26 की अंतरिम रिपोर्ट है, उसका अनुमोदन किया गया है। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी इसके अध्यक्ष हैं, इस बात को ध्यान रखना बस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अब स्पेशल सिक्योरिटी विंग में कोई कर्मी जाता है तो उसका भत्ता बढ़ा दिया गया। रिस्क अलाउंसेस उसके 15 से लेके कितने बढ़ा दिए, 25% कर दिया है। विधानसभा सचिवालय में अब मार्शल, अतिरिक्त मार्शल, उप मार्शल के पदों पर राजस्थान पुलिस के अलावा, पहले राजस्थान पुलिस ही भर्ती होती थी, अब राजस्थान पुलिस के अलावा सैन्य और अर्धसैन्य बल के अधिकारी भी नियुक्त हो सकेंगे। ठीक है, तो मैंने वहां पे उल्टा बोला था, अब उसको सही कर लो कि राजस्थान पुलिस पहले भर्ती होती थी, उसके अलावा सैन्य और अर्धसैन्य बलों के, मिलिट्री और पैरामिलिट्री भी यहाँ पे भर्ती हो सकती हैं। और राजस्थान के सेवा नियमों में चेंज कर दिया गया है, तो इसमें कोई खास बात है नहीं। तो ये था हमारा 31 दिसंबर का सबसे महत्वपूर्ण, हमने इंपॉर्टेंट न्यूज़ जितनी भी थी उसको एक एक करके देख लिया। देखो दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए अच्छी से अच्छी ढंग की न्यूज़ ऑथेंटिक सोर्स से लेके आऊँ, तो थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन हम पूरा कवर करेंगे। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ छूट जाए, कवर पूरा होगा। और आपको बस विश्वास रखना है अपने आप पे, और जिस चीज़ को आप देख रहे हो, देखो एक सोर्स से भी स्टिक हो जाओ। अगर आप उसको देख रहे हो फिर उसी को ही देखो, किसी और पे मत जाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट खबर से लेके मिलता, अब मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं 1, 2 और 3 जनवरी की रिपोर्ट एक साथ लेके आऊं, ताकि थोड़ा लंबा सेशन भी हो जाए और थोड़ा अच्छे से हो जाए। 1, 2, 3 जनवरी 2026 के जितने भी करंट अफेयर हैं एग्जाम ओरिएंटेड, उनको हम लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार सबको, मौज लो और जम के पढ़ो।